प्यारे साथियों, विकल्प क्लासेस में आपका स्वागत है। इसके पहले आप लोगों को मनोविज्ञान का परिचय बताया गया था। आज उसी का अगला पार्ट है जिसमें बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक का अध्ययन किया जाएगा, जिसका पहला टॉपिक है वंशानुक्रम एवं वातावरण। ठीक है, तो वंशानुक्रम माता पिता के जो गुण संततियों में आगे ट्रांसफर होते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, वंशानुक्रम कहते हैं। एक परिभाषा यहाँ पे है जेम्स ड्रेवर के अनुसार, कह रहा है कि माता पिता की शारीरिक एवं मानसिक विशेषताओं का संतानों में हस्तांतरण होना ही क्या है, वंशानुक्रम है। क्योंकि ये कोटेशन पूछता है कि किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार कौन सा परिभाषा है, तो इसलिए दो डिफिनीशन आपके सामने रखा गया है। तो जेम्स ड्रेवर के अनुसार क्या है, माता पिता की शारीरिक एवं मानसिक विशेषताओं का संतानों में हस्तांतरण होना ही वंशानुक्रम है। ठीक है, अगला परिभाषा देखते हैं रूथ वेंडिक्ट की परिभाषा है कि वंशानुक्रम माता पिता से संतान को प्राप्त होने वाले गुण क्या है, वंशानुक्रम माता पिता से संतान को प्राप्त होने वाले गुणों का नाम है। ठीक है, अब आगे देखते हैं वंशानुक्रम के कुछ सिद्धांत हैं। वंशानुक्रम के कुछ सिद्धांत हैं जिसमें पहला सिद्धांत है जैव सांख्यिकी का बीज कोष की निरंतरता का सिद्धांत। पहला सिद्धांत क्या है, बीज कोष की निरंतरता का सिद्धांत। बीज कोष की निरंतरता का सिद्धांत का प्रतिपादन एक मनोवैज्ञानिक थे जिनका नाम था वीजमैन महोदय ने एक प्रयोग किया था चूहे पर। कई वर्षों तक उन्होंने क्या किया, चूहे की पूंछ को काटते रहा और फिर देखा कि अगली जो संततियां हैं उसकी भी क्या पूंछें आती थी। वीजमैन महोदय का कहना यह था कि जीव द्रव्य कभी भी नष्ट नहीं होते हैं, जिनके कारण ही उनके गुणों का अगले पीढ़ियों में क्या होता है, ट्रांसफर होता है। जीव द्रव्य दो प्रकार का होता है। जीव द्रव्य कितने प्रकार का होता है, दो। एक होता है जैव कोष, एक होता है उत्पादन जैव कोष, दूसरा उत्पादक कोष। ये जो जैव कोष होता है इसके द्वारा क्या होता है, शारीरिक संरचना का निर्माण होता है, और ये उत्पादक कोष हैं, ये संततियों का निर्धारण करते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं इनके जो कुछ विशेषताएं हैं। कहता है बीजकोष की निरंतरता के सिद्धांत में तो क्या माँ बाप पूर्वजों से प्राप्त बीजकोष के संरक्षक होते हैं। इसको नोट करके लिखते रहिएगा, माँ बाप क्या है, पूर्वजों से प्राप्त बीजकोष के संरक्षक होते हैं। अगला कह रहा है बीजकोष की निरंतरता की प्रक्रिया का अनुसरण करते हैं। बालक उतना ही प्राचीन है जितना कि उसके वो संस्थापक हैं, जो वंशज होते हैं, यानी कि जो मूल जड़ है वही है क्या, जो बालक आज के दिन में जितना ही प्राचीन है उसकी संतति जो चलती आगे भी पीढ़ियाँ चलती रहेगी, और जो पूर्वज रहेंगे उतना ही प्राचीन कहे जाते हैं। कह रहे हैं कि जैव द्रव्य कभी भी नष्ट नहीं होता है, जैव द्रव्य कभी भी नष्ट नहीं होता है। क्रो एंड क्रो का एक एग्जाम्पल आता है इसमें, जो पूछता है कि जैसे मान लीजिए कि अगर कोई महिला है और अपने बालों को ब्यूटी पार्लर में जाके क्या कर लेती है, घुंघराले कर लेती है, अपने बालों को क्या करती है, घुंघराले कर लेती है। तो ये जो गुण है क्या, बालों का घुंघरालापन, ये जो बालों का घुंघरालापन है वो महिला अपने अगली संतति अर्थात जो बेटी होगी उसकी, उसमें ट्रांसफर नहीं कर पाएगी। स्ट्रेट बाल है, ब्यूटी पार्लर में गई और घुंघराले करा ली, और इनकी जो बेटी हैं इसमें वो गुण ट्रांसफर नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि ये जो गुण हैं कैसे हैं, मानवीय हैं, ये लक्षण कैसे हैं, अर्जित किए हुए हैं, इसीलिए ट्रांसफर नहीं होगा। ठीक उसी प्रकार से क्रो एंड क्रो एक बार और कहते हैं कि एक कुशल बढ़ई का लड़का कुशल नहीं होगा जब तक कि उसे उचित प्रशिक्षण न दिया जाए। किसका कथन है, तो क्रो एंड क्रो का। ठीक है, आगे देखते हैं आगे एक सिद्धांत आता है गाल्टन महोदय का। किसका सिद्धांत है, गाल्टन महोदय का एक सिद्धांत आता है जिसे जैव सांख्यिकी का सिद्धांत कहते हैं। गाल्टन का बायोमेट्री थियरी या जैव सांख्यिकी का सिद्धांत।
जैव सांख्यिकी का सिद्धांत किसका है? गाल्टन का है। गाल्टन महोदय ये कहते हैं कि माता पिता के गुण जो है 50% संततियों में जाती है। माता पिता के 50% गुण संततियों में जाती है माता पिता से, ठीक है। प्लस दादा दादी या नाना नानी जो होंगे वो दादा दादी ये आबलिक नाना नानी के गुण क्या होंगे? 25%। फिर अगली पीढ़ी आती है, उनके पूर्वज जो हैं वो 12.5%। ऐसे करके प्रतिशत में बांटते जाते हैं। तो फिर हम एक भिन्न इस रूप में प्राप्त करते हैं क्या? माता पिता से 1/2 प्लस दादा दादी से 1/4 प्लस उनके पूर्वज से 1/8 प्लस उनके पूर्वज से 1/16। ऐसे हम करते जाएंगे तो क्या होगा? ये जो गुण मिलता है ये एक गुणोत्तर क्रम में होता है। किस क्रम में होता है? गुणोत्तर क्रम में होता है। तो गाल्टन महोदय यही कहते हैं कि जो संततियों का विकास होता है किस क्रम में होता है? गुणोत्तर क्रम में होता है। और इसी को हम क्या कहते हैं? गाल्टन का बायोमेट्री थियोरी। जैसे यहाँ दिया है देखिए 1/2 पेरेंट से प्लस 1/4 ग्रैंड पेरेंट से प्लस 1/8 जो है ग्रैंड पेरेंट से प्लस 1/8 जो है ग्रैंड पेरेंट से, ठीक है। तो ये भिन्न के रूप में प्राप्त होता है किस तरह से? गुणोत्तर क्रम में। तो गाल्टन महोदय कहते हैं कि जो विकास होता है किस क्रम में होता है? बालक का विकास तो गुणोत्तर क्रम में होता है। इसी सिद्धांत को हम गाल्टन थियरी या जैव सांख्यिकी का सिद्धांत कहते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं मेंडल का वंशक्रम सिद्धांत। मेंडल का वंशक्रम सिद्धांत, इसमें पहला क्या है? प्रभावशीलता का नियम। हेरेडिटी या आनुवंशिकता के जनक भी कौन है? ग्रेगर जॉन मेंडल, जो कि ऑस्ट्रिया के मूल निवासी थे। इन्होंने अपना प्रयोग किस पे किया था? मटर, उद्यान मटर पर, जिसको क्या कहते थे? पाइसम सटाइवम उसका वानस्पतिक नाम है। पाइसम सटाइवम मटर का वानस्पतिक नाम है। इसी पे इन्होंने अपना रिसर्च किया था। कौन? ग्रेगर जॉन मेंडल। इसीलिए इनको क्या कहते हैं हम? आनुवांशिकी का जनक कहते हैं। इन्होंने दो नियम दिए इस सिद्धांत के अंतर्गत। पहला प्रभावशीलता का नियम, अर्थात जब दो प्रजातियों में संकरण कराया जाता है तो जो डोमिनेंट होगा अर्थात प्रभावी होगा अगली पीढ़ी में, उसी के लक्षण क्या होते हैं? प्रदर्शित होते हैं। यानी कि उन्होंने क्या किया था? गोल मटर के पौधे और ड्वार्फ और लंबे प्रजाति वाले 2 मटर के पौधे लिए थे और उसी पे क्या किए थे? अपना काम किए थे। तो देखे कि जो F1 पीढ़ी प्राप्त होती है, F1 जनरेशन, F1 पीढ़ी प्राप्त होती है, उसमें कौन? कुछ लंबे तथा कुछ गोल प्राप्त होते हैं। यानी कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, जो प्रभावशाली होगा उसका अभी क्या होगा? अगले पीढ़ी में प्रभाव दिखेगा। इसी आधार पर अगला एक नियम देते हैं अलगाव या पृथकता का नियम। कुछ समय तक अगली पीढ़ी में प्रभावशाली तो गुण रहता है, लेकिन ये क्या करता है कि अपनी ही संतति का गुण को बनाए रखने में धीरे धीरे क्या करता है? एक पूर्ण रूप से अलग निर्धारण कर लेता है। इसी को अलगाव या पृथकता का नियम कहते हैं, ठीक है। अगला आ रहा है वंशक्रम संबंधी नियम। तो 2-3 नियम आपके सामने हैं। वंशक्रम संबंधी नियम, इसमें एक आता है पहला कह रहा है कि समानता का नियम, यानी कि माता पिता के समान ही उसके पुत्र पुत्री या उनके जो वंशज होंगे उन्हीं के समान होंगे। जैसे अगर कोई माता पिता दोनों लंबे हैं तो इस नियम के अनुसार क्या होगा? उनकी जो पीढ़ी प्राप्त होगी पुत्र या पुत्री वो भी लंबे होंगे। यानी कि जैसे हम वैसी संतान, ठीक है, जैसे हम वैसी संतान। समानता के नियम में यही है। अगर माता पिता गोरे हैं, माता पिता गोरे हैं तो लड़का या लड़की जो है क्या होंगे? ये भी गोरे होंगे। अगर काले हैं तो काले होंगे, ठीक है। समानता का नियम यही कहता है कि जैसी हम वैसी संतति, ठीक है। आगे देखते हैं, कहता है कि विभिन्नता का नियम। विभिन्नता का नियम ये कहता है कि कोई जरूरी नहीं है कि जैसे माता पिता हैं वैसे ही उनकी संतान भी
होंगी, उनमें कुछ वेरिएशन या डिफरेंस या भिन्नताएं पाई जा सकती हैं। ठीक है, ये भिन्नताएं आती कहाँ से हैं? मान लीजिए इनके किसी पूर्वज में कोई ऐसा गुण हो जो इनके माता पिता में आके डॉर्मेंट हो, छुप गया हो। ठीक है, छुप गया हो और वातावरण के अनुकूल न मिलने से वो गुण उजागर न हो पाया हो। ठीक है, और इनके अगली पीढ़ी में, एक दो पीढ़ी में आके क्या होता है, वो गुण निकल के आता है, निखर के आता है। तो ये इसी के कारण कुछ भिन्नताएं देखने को मिलती हैं। जैसे मान लीजिए गोरे माता पिता हैं तो कोई ज़रूरी नहीं है इस नियम के अनुसार कि उनके लड़के क्या होंगे, गोरे होंगे। ठीक है, तो इस पे बिल्कुल संदेह करने की बात नहीं है कि माँ बाप अगर गोरे हैं तो हमारा लड़का सांवला हो गया तो टेंशन की कोई बात नहीं है। नहीं तो सोचते रहिए कि टेंशन में आके कि लड़का गया किस पर। ठीक है, लड़का गया किस पर। तो इस नियम को अगर आप ध्यान में रखेंगे तो कम से कम अपने आप को तसल्ली दिला लेंगे कि नहीं, हो सकता है कि हमारे साथ विभिन्नता का नियम फॉलो हुआ हो। किसका नियम फॉलो हुआ हो? विभिन्नता का। अब बस समानता का नियम जानने का मान लीजिए नुकसान है कि नहीं? अगर इसके साथ साथ ये भी जान रहे हैं तब तो ठीक है। अगर केवल समानता के नियम जान रहे हैं, लोग गांव में कहते हैं कि जैसा माँ बाप हैं वैसे ही लड़के होते हैं, तो ठीक है, आपको भी शारीरिक संरचना आपको पता है कि कैसा होना चाहिए। लड़का गोरा होना चाहिए, हमारे जैसा होना चाहिए, लंबा होना चाहिए। अगर उस पर लड़का नहीं निकला तो आप संख्या की नज़र से किसको देखते हैं? पत्नी को। ठीक है, चलिए आगे। विभिन्नता का नियम हो गया। प्रत्यागमन का नियम ये कहता है, प्रत्यागमन का नियम इसमें यह कहा जाता है कि जो अगली पीढ़ियां हैं ये औसत की ओर क्या करती है, और औसत की ओर गमन करती हैं। प्रत्यागमन में क्या है? औसत की ओर गमन करती हैं अगली पीढ़ियां। जैसे मान लीजिए माता पिता 6 फुट, पिता हो गए 6 फुट का और माता हो गई 5 फीट का, तो इनका लड़का जो होगा वो लगभग 5 फीट 4 इंच या 5 फीट 6 या 7 इंच का हो सकता है। ठीक है, मतलब औसत इन दोनों का औसत कितना होगा? 5.5 फीट, यानी कि 5.5 फीट होगा। तो इस नियम के अनुसार औसत के इर्द गिर्द ही रहेगा, या तो थोड़ा सा ज्यादा या थोड़ा सा कम। इसके सीधे विपरीत नहीं हो सकता है। ठीक है, प्रत्यागमन का नियम क्या कहता है कि औसत की ओर गमन करना, या तो लड़का 5.5 के एवव या थोड़ा सा डाउन इसी के करीब रहेगा, या फिर कह लीजिए कि अगर लड़का मान लीजिए अपने माँ बाप से लक्षणों से विपरीत या औसत की तरफ जा रहा है तो उसे हम क्या करेंगे? प्रत्यागमन का नियम कहते हैं। ठीक है, प्रत्यागमन का नियम कहते हैं। अब इसमें निष्कर्ष एवं शैक्षिक महत्व इसका क्या होगा? निष्कर्ष और शैक्षिक महत्व, यानी कि बाल विकास हमारे सिलेबस में है क्यों? प्राथमिक और जूनियर में। ठीक है, और उस सिलेबस में अगर है तो इस चैप्टर का रखने का उद्देश्य क्या है, यानी कि इसका निष्कर्ष क्या निकलता है। ठीक है, तो इसको इसलिए हमारे चैप्टर में समाहित किया गया है कि जो अध्यापक प्राथमिक या जूनियर में पढ़ा रहा है, अगर उसको इस नियम का ज्ञान नहीं है तो देखेंगे कई विद्यालयों में देखा जाता है कि जिस बच्चे के माता पिता पढ़े लिखे नहीं रहते हैं तो अच्छे विद्यालयों में एडमिशन नहीं लिया जाता है। तो ये नियम ये बताता है कि जरूरी नहीं है कि अगर माता पिता पढ़े लिखे नहीं हैं या कम बुद्धिमान हैं तो उनका लड़का भी कम बुद्धिमान होगा। ठीक है, यानी कि वो कम पढ़े लिखे माता पिता के जो बच्चे होंगे वो कुशाग्र बुद्धि के हो सकते हैं। ठीक है, इसलिए अध्यापकों को क्या करना चाहिए? ऐसे बच्चों को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। ये नहीं कि बताना चाहिए कि आपके माता पिता में ये गुण नहीं है, आप भी उन्हीं के संतान हैं तो आप सीख नहीं पाएंगे। यानी कि अनपढ़ माता पिता के बच्चे भी क्या होंगे? पढ़ सकते हैं। यानी कि अध्यापक द्वारा उनको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, अन्य बच्चों के तरह भी उन पर ध्यान देना चाहिए। औसत की ओर गमन की बात फिर वही कर रहा है कि मान लीजिए अगर कोई बच्चा है, ठीक है, मान लीजिए उनके माता पिता अगर बुद्धिमान हैं तो कोई ज़रूरी नहीं है कि उनके माता पिता की जितना ही बुद्धिमान बालक होगा, जैसे आप उससे बच्चे से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये बच्चा कुछ अच्छा करेगा। क्यों? क्योंकि उनके माता पिता भी अच्छे हैं, तो हो सकता है वो उनकी अपेक्षा क्या हो, बालक औसत रह सकता है। इसीलिए इस अध्याय को हमारे इसमें सिलेबस में रखा गया है, जिससे जो अध्यापक प्राथमिक या जूनियर में पढ़ा रहे हैं तो जो सभी बच्चे हैं उनको एक साथ जज न करें, अलग अलग उनके माता पिता के आधार पर न बांटें। ठीक है, इसका यही निष्कर्ष है और शैक्षिक महत्व में आता है। फिर हम देखते हैं आगे। अब कहता है कि वातावरण, वातावरण किसे कहते हैं?
तो बालक के विकास का तो एक क्रम हो गया, मान लीजिए क्या, वंशानुक्रम। दूसरा वातावरण भी होता है, यानी कि एक अच्छा क्वालिटी का बीज और लाके और फर्श पे कहीं बिखेर दें तो क्या वो जर्मिनेट करेगा? नहीं। क्यों? जब तक कि उसको उचित वातावरण न मिले, जब तक कि उसे उचित वातावरण न मिले तब तक कितना ही उन्नत किस्म का बीज हो वो जमेगा नहीं, न जमेगा नहीं तो पैदावार नहीं होगा। इसीलिए वंशानुक्रम के साथ साथ वातावरण भी क्या है? आवश्यक है। वातावरण का परिभाषा एक वुडवर्थ महोदय कहते हैं कि बीज में वृक्ष बनने की संभावना निहित होती है। बीज में वृक्ष बनने की संभावना निहित होती है, लेकिन वातावरण के आधार पर उसका विकास का स्तर निश्चित होता है। ठीक है। अगला परिभाषा है वुडवर्थ एवं मार्क्विन्स का। ये कहते हैं वातावरण में वे सभी बाह्य तत्व आ जाते हैं जिन्होंने व्यक्ति को अपना जीवन प्रारंभ करने के समय से प्रभावित किया है। ये दो परिभाषाएं हैं, दोनों याद रखना पड़ेगा क्योंकि पेपर में पूछ देता है कि इसके अनुसार कौन परिभाषा है। ठीक है। अब आगे आते हैं कि वातावरण के प्रकार पूछता है, तो वातावरण दो प्रकार के होता है। वातावरण कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार। पहला आंतरिक वातावरण और दूसरा बाह्य वातावरण। आंतरिक वातावरण में ये आता है जब बालक माँ के गर्भ में होता है और जन्म लेने से पूर्व ये जो वातावरण उसको जो प्रभावित करता है, इस वातावरण को हम क्या कहते हैं? आंतरिक वातावरण कहते हैं। क्या कहते हैं? आंतरिक वातावरण। यानी कि गर्भधारण से लेकर और जन्म तक जो भी वातावरण उसे प्रभावित करता है उसे हम आंतरिक वातावरण में रखते हैं। और बाह्य वातावरण उसे कहते हैं जब बालक जन्म लेने के बाद उसे जो वातावरण प्रभावित करता है, जैसे घर, विद्यालय, समाज, खेल का मैदान इत्यादि, ये जो आता है बाह्य वातावरण में आता है। किस में आता है? बाह्य वातावरण में। देखिए यहाँ पहला आंतरिक वातावरण जो गर्भधारण से लेकर जन्म होने तक बच्चे को प्रभावित करता है। अगला करा बाह्य वातावरण, यानी कि जन्म के बाद घर, परिवार, समाज आदि क्या करता है? उसे प्रभावित करता है। ठीक है। अब आगे देखते हैं बालक पर वातावरण का प्रभाव। ठीक है। बालक पर वातावरण का प्रभाव, यानी कि बालक पर वातावरण का क्या क्या प्रभाव पड़ सकता है। तो पहला देखिए दिया है शारीरिक अंतर का प्रभाव। शारीरिक अंतर पर प्रभाव का मतलब ये है कि एक मनोवैज्ञानिक है फ्रेंच जोन्स, ये कहते हैं कि कुछ बालक का कुछ ऐसा भी है जो उनके वंशानुक्रम को न लेकर वातावरण प्रभावित करते हैं। जैसे उनका मानना ये है कि जापान और यहूदी अमेरिका में रहते हैं तो उनके भौगोलिक स्थिति के आधार पर उनके लंबाई में कुछ वृद्धि देखने को मिली है। फ्रेंच जोन्स महोदय क्या कहते हैं कि जापानी और यहूदी काफ़ी वर्षों से अमेरिका में रह रहे हैं, जिनकी वजह से उनकी भौगोलिक स्थिति के कारण ही उनके लंबाई में वृद्धि देखने को मिलता है। यानी कि शरीर में जो अंतर उत्पन्न करे कौन? वातावरण। जब वातावरण के कारण शारीरिक कोई अंतर पाया जाता है तो इस प्रकार के प्रभाव को हम कहते हैं शारीरिक अंतर पर प्रभाव। ठीक है। उसके बाद कहते हैं व्यक्तित्व पर प्रभाव। कूले महोदय कहते हैं कि देखिए व्यक्तित्व जो है उचित और संस्कृति और सभ्यता या समाज जिस प्रकार के माहौल में अनुकूलन में बालक रहता है उसके ऊपर वैसा ही प्रभाव पड़ता है। किसके अनुसार? कूले के अनुसार। तो व्यक्तित्व पर भी प्रभाव किसके कारण पड़ता है? समाज और संस्कृतियों का प्रभाव पड़ता है। ठीक है। तो ये किसके अंतर्गत आएगा? वातावरण के प्रभाव के। फिर कहता है मानसिक विकास पर प्रभाव। मानसिक विकास पर प्रभाव, यानी कि ये भी जिस प्रकार के वातावरण में हम रहते हैं, यानी कि हमारे सराउंडिंग में जो कह लीजिए कि बौद्धिक क्षमता वाले लोग रहते हैं तो उन्हीं के साथ रहते हैं, तो हम भी क्या उन्हीं की तरह से थोड़ा बहुत देख के नकल करके सोचने की क्षमता विकसित करने का प्रयास करते हैं। रहन सहन भी क्या होता है हमारा? ऊंचे स्तर का होने लगता है। वही ऐसे ले लीजिए कोई अमेरिकन है, अगर गाँव में आकर रहने लगा तो भी अपने क्या करेगा? मानसिक प्रभाव में उसका थोड़ा सा गिरावट आ जाएगा। या कह लीजिए कि जो बालक अगर अपने से उच्च मानसिक स्तर वाले लोगों के साथ उठ बैठ रहा है, रह रहा है, तो उसका मानसिक विकास उच्च होगा। और जो जिनका समाज
ऐसा नहीं है जिनका मानसिक विकास उच्च स्तर का है तो उनकी मानसिक वृत्ति क्या होगी, मानसिक स्तर का विकास धीमा होगा। यही है वातावरण का प्रभाव, जिसमें क्या है, शारीरिक अंतर पर प्रभाव, व्यक्तित्व पर प्रभाव, मानसिक विकास पर प्रभाव। ठीक है, आगे देखते हैं। अब देखिए इससे संबंधित कुछ नोट हैं जिनको याद रखना जरूरी है। वंशानुक्रम कहता है, वंशानुक्रम के लिए जो है उत्तरदायी कौन है, जीन। कौन उत्तरदायी है, जीन। यानी कि जीन के द्वारा ही क्या होता है, गुणों का ट्रांसफर होता है, विशेषताओं का ट्रांसफर होता है। कहाँ से कहाँ, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ियों तक। कहाँ से कहाँ, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक। ठीक है, जीन कहते क्या हैं, किसे हैं, ठीक है, तो पेयर ऑफ एलील्स, पेयर ऑफ एलील्स, इसी को क्या कहते हैं, जीन। ठीक है, इसको हिंदी में पैतृक कहते हैं। क्या कहते हैं, पैतृक। चलिए आगे देखते हैं। ये सबको याद होगा, मानव गुणसूत्रों की संख्या 46, अर्थात जोड़े में कहें तो 23वां जोड़ा जो होता है वो बालक और बालिका का, या यूं कह लीजिए कि लिंग निर्धारण का कार्य करता है। अर्थात एक्स और वाई में पुरुष का एक्स और वाई होता है, और महिला के लिए कहें तो एक्स एक्स होता है। ठीक है, पुरुष में एक्स वाई। ठीक, अब कह रहा है कि बालक के वंशानुक्रम का पता डीएनए टेस्ट के द्वारा लगाया जाता है। अगर बालक पे शंका है तो उसका टेस्ट किसके द्वारा लगाया जाएगा, तो डीएनए टेस्ट का। फिर अगला कह रहा है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग संस्थान कहाँ है, तो हैदराबाद। कहाँ है, हैदराबाद। उसके बाद से कह रहा है कि वंशानुक्रम से होने वाले रोग कौन कौन से आते हैं, तो देखिए अत्यधिक रक्तस्राव, जिसे हम क्या कहते हैं, हीमोफीलिया। क्या कहते हैं, हीमोफीलिया, जिसका सर्वप्रथम पता किसने लगाया था, हेल्डन महोदय ने। किसने लगाया था, हेल्डन महोदय ने हीमोफीलिया का पता लगाया था। यह सर्वप्रथम किसमें देखा गया, तो महारानी विक्टोरिया में। इसलिए इसको क्या कहते हैं हम, विक्टोरिया रोग के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अगला कह रहा है एनीमिया, ये रक्ताल्पता होती है। ये क्या, खून की कमी, खून की कमी अधिकतर किसमें, महिलाओं में देखा जाता है ये रोग। ठीक है, अगला रोग देखते हैं एल्केप्टेनुरिया, ये भी आनुवांशिक रोग है। इसमें क्या है कि इसका जो लक्षण है, यूरिन जो है ब्लैक कलर का होता है। यूरिन किस कलर का होता है, ब्लैक कलर का होता है। ठीक है, उसके बाद से कह रहा है कि वर्णांधता, वर्णांधता का पता सर्वप्रथम हॉर्नर महोदय ने लगाया था। किसने लगाया था, हॉर्नर महोदय ने लगाया था। उसके बाद से सर्वप्रथम वर्णांधता किसमें पाया गया था, तो कहते हैं कि डाल्टन महोदय में पाया गया था। इसलिए इस रोग को क्या कहते हैं, डाल्टन रोग भी कहते हैं। क्या कहते हैं, डाल्टन रोग भी कहते हैं, डाल्टन रोग भी कहते हैं। ठीक है, उम्मीद है आपको एक क्लास समझ में आया होगा, और क्लास अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें अगर चैनल पे नया है तो। धन्यवाद, जय हिंद।